नमस्कार। राजेश वर्मा, अध्यापक, सेवा समिति विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, प्रयागराज। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल अनुभाग की पाठ्य पुस्तक में से पेज नंबर 8, 9 और 10 पर स्थित मृदा संसाधन का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 8 खोल लें। तो मृदा संसाधन, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, अर्थात पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिसमें पेड़ पौधों को उगने और विकास के लिए वे सभी तत्व उपलब्ध हों जो उनके विकास के लिए आवश्यक है, या कुछ तत्व उपलब्ध हों फिर भी वो विकास कर सकें, तो उसे मृदा संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, कुछ मृदा में सारे तत्व पाए जाते हैं और कुछ मृदा में मतलब मिट्टी में सारे तत्व पाए नहीं जाते हैं, इसलिए सारे पौधों को वहाँ नहीं उगाया जा सकता। परंतु उपयुक्त तकनीक का प्रयोग करके कई तरह के पौधे उगाया जाने लगा है। अर्थात मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण योग्य का मतलब ये होता है कि उसको मानव पुनः अपने प्रयासों के द्वारा बार बार उपयोग कर सकता है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों, इसमें पौधे भी शामिल हैं, जीव जंतु भी शामिल हैं, उनका पोषण प्रदान करती है। मतलब मृदा ही पेड़ पौधों और जीवों सभी के पोषण का आधार है। मृदा की कुछ सेंटीमीटर मोटी परत को बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा बनती कैसे है? तो मृदा के निर्माण में धरातल का उच्चावच, किस चट्टान से वह मृदा, शैल से वह मृदा बनती है, वह जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो मरने के बाद में मृदा में शामिल होते हैं, और समय भाग लेते हैं। मतलब मृदा के निर्माण में उच्चावच, मात्र या जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय भाग लेते हैं। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन की क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। अब मृदाओं का उनमें पाए जाने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो जहाँ तक पहली मृदा जो है वह है पहली मृदा को जो है हम जलोढ़ मृदा कह सकते हैं। तो ये जलोढ़ मृदा है। आपके सामने जो मैप दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो है दूसरे नंबर पर जलोढ़ मृदा दिखाया गया है, जो हरे रंग से है।
तो इसमें आप देखिए, इस मैप में जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, कहने मतलब ये वाला भाग और ये जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं, ये जलोढ़ मृदा के क्षेत्र, ये जो हरे रंग से है ये जलोढ़ मृदा इससे दिखाई पड़ रहा है। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों, यहाँ पर सिंधु नदी, यहाँ पर गंगा नदी, यहाँ पर सिंधु नदी, यहाँ पर गंगा नदी और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से इस मृदा का निर्माण हुआ है। यह मृदा एक संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत है। जलोढ़ मृदा में उपजाऊ तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। कणों के बनावट के आधार पर इस मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पुराना जलोढ़ जो बांगर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर पहले बाढ़ का पानी पहुँचता था, तो ये लेकिन अब जो है वहाँ पर अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, तो यह इसके अंदर उपजाऊपन की कमी होती है। और दूसरा है नया जलोढ़, जिसे खादर भी कहते हैं। यहाँ पर जो है अक्सर जो है बाढ़ का पानी आता है और नए तत्वों को ला करके यहाँ पर मतलब यहाँ पर अभी भी मृदा का निर्माण होता है और हर साल कुछ न कुछ नए तत्व यहाँ पहुँच जाते हैं। ये मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं और इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण इस मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। अब आगे देखते हैं। आगे है काली मृदा। इस मानचित्र में चौथे नंबर पर काली मृदा दिखाई गई है और काली मृदा का क्षेत्र आप देखिए, ये काले रंग से दिखाया भी गया है। ये वाला एरिया ये काली मृदा का एरिया है। तो इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उचित मानी जाती है और इसे काली कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन का पठार मतलब ए वाला एरिया, दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी है। मतलब पृथ्वी से निकली लावा के ठंडी होने से और फिर टूट फूट से ये मृदाएं बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, ये वाला मालवा का एरिया है। कैसे मतलब महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, तो मालवा भी मध्य प्रदेश में ही है, शेष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में भी पाई जाती है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती हैं। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है।
गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून के प्रारंभ में होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब अगली मृदा पर चलते हैं, ये लाल और पीली मृदा। तो आपकी इस मैप में तीसरे नंबर पर लाल और पीली मृदा दिखाया गया है, जिसको आप जिस मैप में देखिए तो ये वाला एरिया जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला एरिया ये लाल मृदा से है। तो लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, मतलब ये है दक्कन का पठार, ये है पूरा पठार, इसके पूर्वी, ये पूर्वी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। मतलब ये पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। हिस्सों में रवेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, ये वाला भाग, और दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। मतलब इसमें लौह अंश पाया जाता है, इसलिए ये इसका रंग जो है लाल होता है। इसका रंग पीला, इनमें पीला भी होता है। अब आगे चलते हैं, लेटराइट मृदा। लेटराइट का अर्थ होता है ईंट। आपकी इस मैप में 5वें नंबर पर यह मृदा दिखाई गई है। और इसका क्षेत्र जो है इसका क्षेत्र कम है। लेटराइट में यह जो है आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है, या भारी वर्षा से अत्यधिक लीचिंग का परिणाम है। मतलब भारी वर्षा से इसके तत्व बह जाते हैं, इसका निच्छालन हो गया है। तो यह मैप में अगर देखा जाए तो इस मैप में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, थोड़ा थोड़ा भाग जो है आप अगर देखिए तो ये एरिया और ये एरिया, फिर से देख लेते हैं हम लोग। लेटराइट मृदा का जो क्षेत्र है, यह एरिया, ये लेटराइट मृदा का क्षेत्र है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ये महाराष्ट्र पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा यहाँ पर देखिए, और पश्चिम बंगाल कुछ भागों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है। मतलब ह्यूमस मतलब होता है कि पेड़ पौधों के पत्तियों के सड़े गले अंश। तो जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर वन है, पत्तियाँ पेड़ पौधे सड़ करके उसमें मिलते हैं, तो ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो यह वाला एरिया, यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। मरुस्थलों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना करके इन मृदाओं का पर कर्नाटक, केरल में चाय और कॉफ़ी की खेती, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाओं में काजू की फसल अच्छे से उगाई जाती है। अगली मृदा पर चलते हैं। अगली मृदा है मरुस्थलीय मृदा।
इसको आपके मैप में शुष्क नाम से दिखाया गया 6 नंबर पर। तो ये आपका मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल या भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। लवणीय मतलब नमकीन होती हैं, रेतीली मतलब बलुई होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन अधिक होता है, मतलब वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अगली मृदा अगर हम देखें तो पर्वतीय या वन मृदा, जो आपके मैप में नंबर 1 पर दिखाया गया है और हरे रंग से दिखाया गया है, यह वाला एरिया है पर्वतीय और वन मृदा। मतलब पर्वतीय और वन मृदा ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे हिमालय पर्वत वाले क्षेत्रों में मैप से दिखाई भी पड़ रहा है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। मतलब वहाँ पर वन भी हैं और खूब वर्षा भी होती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। नदी की घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर, मतलब पर्वतों के ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन हुआ है और ये एसिडिक तथा ह्यूमस रहित हैं। नदी की घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि भारत मृदा संसाधन क्या है और भारत के मृदा संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनके बारे में संक्षेप में हम लोगों ने पढ़ा। अब आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से या जो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा उससे कई बार इसको दोहरा लीजिएगा और उसके बाद अगर कोई बात समझ में नहीं आती है उसके लिए आप संख्या का समाधान कर लीजिएगा। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आप लोगों को